चलिए कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वनडे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से साइंस के बारे में देखना शुरू करेंगे, साइंस के बारे में जानना शुरू करेंगे कि वनडे एग्जाम में साइंस से जुड़े क्वेश्चन कैसे आते हैं या साइंस से जुड़े प्रश्न कैसे बनते हैं। ठीक है, साइंस टॉपिक जो है एसएससी एग्जाम में, रेलवे एग्जाम में, रेलवे एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यूपीएससी का एग्जाम है, यूपीपीसीएस है, आरओ है, एआरओ है, इन सभी एग्जाम में साइंस से क्वेश्चन आते रहते हैं और जनरल साइंस से क्वेश्चन टेकअप होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि क्वेश्चन जो बहुत हाई लेवल के टेकअप हो गई जिसे आप कर सकते हैं सॉल्व ना कर पाए, तो जनरल साइंस के ही क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जामों में। जनरल साइंस के क्वेश्चन को व्यवहारिक जीवन में विज्ञान का उपयोग करते हैं, वही सब क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में आते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं साइंस में शुरुआती स्टेज में क्या क्या चीज़ें पढ़ना होता है। आप हाई स्कूल तक साइंस पढ़ें या इंटर तक साइंस पढ़ें या जा सकते हैं जैसे आप साइंस थोड़ा भी नहीं पढ़े हैं या साइंस सीबीएसई टाइप कुछ किए हुए हैं। ठीक है, तो साइंस के क्वेश्चन कैसे बनेंगे, कौन से क्वेश्चन किस टाइप हम सॉल्व करेंगे और मतलब किस हिसाब से पढ़ा जाए कि मतलब जो है साइंस में मोस्टली सवालों को सॉल्व कर सकें। चलिए देखते हैं, सबसे पहले जानेंगे साइंस क्या है। ठीक है, साइंस क्या है, हिंदी में से विज्ञान करते हैं। साइंस की परिभाषा दी गई है, ये होता है किसी वस्तु के क्रमबद्ध सुव्यवस्थित और सुसंगठित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। किसी वस्तु के क्रमबद्ध सुव्यवस्थित और सुसंगठित ज्ञान, सुसंगठित ज्ञान, ठीक है, ज्ञान के क्रमबद्ध सुव्यवस्थित और सुसंगठित ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, पहली परिभाषा सटीक परिभाषा कक्षा 8 में पढ़ते हैं, 8 और 10 में पढ़ते रहते हैं कि विज्ञान की परिभाषा है किसी वस्तु के क्रमबद्ध सुव्यवस्थित और सुसंगठित ज्ञान के अध्ययन को विज्ञान कहते हैं। ठीक है, और दूसरे शब्दों में कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ लोगों ने भी दिया विज्ञान का मतलब ज्ञान। ठीक है, अर्थात कर सकते हैं किसी वस्तु के बारे में विशिष्ट ज्ञान रखना, विशिष्ट ज्ञान, विशेष जानकारी, विशिष्ट ज्ञान, ठीक है। तो विज्ञान की दूसरी परिभाषा हो जाती है, किसी भी कंपटीशन में विज्ञान की परिभाषा आपसे नहीं पूछेगा कि तो साइंस हमें शुरू करना है, विशिष्ट ज्ञान के बारे में जानना, विज्ञान के बारे में जानना है, तो स्टेप बाय स्टेप हम शुरू से ही देखना शुरू करेंगे, भूमिका इसकी शुरू से ही बनाना है। ठीक है, अर्थात विशिष्ट ज्ञान किसी वस्तु के बारे में विशिष्ट ज्ञान भी विज्ञान कहलाता है। अब बात आती है साइंस के कितने ब्रांच में बांट करके हम कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना शुरू करते हैं। तो ऐसे एसएससी एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, पर्टिकुलर एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, या फिर यूपीएससी सभी एग्जामों के सारे क्वेश्चन कैसे कवर है, कौन कौन सेक्शन से आते हैं। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन होता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अर्थात साइंस तो आप पढ़ते हैं हाई स्कूल स्तर पर, टेक्नोलॉजी को उसे थोड़ा सा करंट बेस पढ़ना होता है। ठीक है, तो चलिए अगर साइंस की शाखाओं में कितने भागों में बांटा गया है उसको हम देख लेते हैं। विज्ञान की शाखाएं, जब बात करेंगे विज्ञान की शाखाओं के बारे में, विज्ञान की शाखाएं कौन कौन सी हैं, इसे 3 ब्रांच में बांटते हैं मोस्टली, फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री, तीसरा बायोलॉजी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ऐसे देखा जाए साइंस की बहुत सी शाखाएं, ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक है, बायोलॉजी, जियोलॉजी, बाकी में जाएगा, फिजिक्स में कई ब्रांच हो जाते हैं, लेकिन हम मोस्टली 3 शाखाओं में से बांटेंगे, 3 शाखाओं में बांट करके इसका अध्ययन करेंगे। फिर इसके बाद विज्ञान की वो शाखा, इसके अंदर द्रव्य ऊर्जा का द्रव्य और ऊर्जा का अध्ययन किया है। जब बात फिजिक्स से करना शुरू करेंगे, फिजिक्स या भौतिक विज्ञान, कई जगह इसको भौतिकी भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, भौतिकी, इसको रसायन विज्ञान या रसायन शास्त्र कहा जाता है। बायोलॉजी को जो है जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान के बारे में बात करें तो न्यूटन को माना जाता है, न्यूटन को भौतिक विज्ञान माना जाता है। रसायन विज्ञान करें लेवासिए को माना जाता है, और जीव विज्ञान का जनक अरस्तू को माना जाता है। ध्यान रखिएगा, संपूर्ण साइंस के जनक के बारे में बात करेंगे, विज्ञान के जनक के बारे में, विज्ञान के जनक, जब इसके जनक के बारे में बात होगा तो अरस्तू ही विज्ञान के जनक भी माने जाते हैं, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। बायोलॉजी को 2 ब्रांच में बांटा जाता है, जूलॉजी और बॉटनी।
ठीक, जूलॉजी के लिए जो है वो भी अरस्तु माने जाते हैं। जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु और वनस्पति विज्ञान के जनक थियोक्रेटस को माना जाता है। जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु, वनस्पति विज्ञान के जनक थियोक्रेटस। तो देखिए अब तक का पूछा जाने वाला पहला क्वेश्चन जो सभी के जनक का पढ़ लीजिएगा। इसके जनक कौन कौन, भौतिक जनक कौन, और रसायन के जनक कौन, और बायोलॉजी के जनक कौन, ठीक, जूलॉजी और बॉटनी के जनक कौन है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा एग्जाम में कहीं कहीं क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। आधुनिक रसायन की जब बात करेगा तो आधुनिक रसायन के इलेक्ट्रोड को मानते हैं, ठीक है। रसायन विज्ञान में लेवाइजिया या लेवासी को माना जाता है, ठीक है। जैसे अरस्तु को अरिस्टोटल लिखते हैं, सुकरात को सॉक्रेटिस लिखते हैं, उसके लेवासी को लेवाइजिया लिखा जाता है इंग्लिश में, ठीक, लेवासी को पढ़ा जाएगा, ठीक। बात करेंगे भौतिक विज्ञान पहले से आता है। भौतिक विज्ञान के बारे में बात करेंगे तो होता क्या है, विज्ञान की व्यवस्था का इसके अंदर द्रव्य, ऊर्जा और उसमें होने वाली अन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाए। अन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाए। विज्ञान की व्यवस्था पर इसके अंदर द्रव्य, ऊर्जा और उसमें होने वाली अन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाए, उसे हम कह सकते हैं भौतिक विज्ञान के रूप में जानते हैं, ठीक है। द्रव्य प्लस ऊर्जा, देखिए इसको शॉर्ट में हम लिख सकते हैं, ये परिभाषा इसकी सही तो शॉर्ट में द्रव्य, ऊर्जा और साथ साथ उसमें होने वाली क्रियाओं का अध्ययन किया जाना ही भौतिक विज्ञान का होता है, ठीक है। जब बात करेंगे द्रव्य की, तो द्रव्य क्या होता है, कैसे देखा द्रव्य के बारे में कहाँ से जान लेते हैं अच्छे से। द्रव्य क्या होता है, मैटर क्या होता है, दूसरे शब्दों में सीखों पदार्थ भी कहते हैं। पदार्थ, द्रव्य पदार्थ क्या है, वह वस्तु जो स्थान घेरे जिसमें भार हो, वह जो स्थान घेरे, जो स्थान घेरे और जिसमें भार हो, ठीक है। ये दो कंडीशन कार्य होती है, जो स्थान घेरे और जिसमें भार हो से करते हैं द्रव्य पदार्थ का। कमर्शियल पार्टीशन के द्रव्य के बारे में जानना होगा, द्रव्य के बारे में पढ़ना होगा। जो स्थान है जिसमें भार हो उसी को द्रव्य पदार्थ कहते हैं। तो हमारे आसपास जितनी वस्तुएं दिखाई देंगी मोस्टली हवा, पानी, लकड़ी, कुर्सी, मेज, मार्कर, रजिस्टर, बोर्ड, ठीक है। यहाँ तक एक डाटा अगर हम मार्कर करेंगे तो यदि कैसे क्वेश्चन कुछ स्थान घेरा उसमें कुछ न कुछ भार है, इसे हम द्रव्य पदार्थ कहते हैं, ठीक है। द्रव्य पदार्थ के बारे में बात करना शुरू करके कितनी अवस्थाएं होती है इसमें, द्रव्य पदार्थ की अवस्थाएं, अवस्थाएं जी करते चलेंगे, अवस्थाएं पढ़ रही करते हैं। द्रव्य की कितनी अवस्थाएं, पहला है ठोस, दूसरा है द्रव, द्रव्य द्रव में अंदर ध्यान रखिएगा, तीसरा है गैस, चौथा है प्लाज्मा, पांचवा बोसाइनिक संघनन, बोसाइनिक संघनन, ठीक, और छठवां अवस्था पदार्थ की ये आप ध्यान रखेंगे। पदार्थ की कुछ अवस्थाएं यदि तो द्रव्य, प्लाज्मा, बोसाइनिक संघनन और तापीय, ठीक है। यह पदार्थ की ध्यान रखिए। कक्षा 3 से लेकर 13 तक हम यही पढ़ते हैं कि पदार्थ की तीन अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस। या पढ़ते रहते हैं बचपन से, ठीक है। ठोस, द्रव, गैस, से तीन अवस्थाओं के बारे में। लेकिन चौथी अवस्था, पांचवी अवस्था, छठवीं अवस्था, जैसे 6 अवस्थाएं पढ़ने कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तुरंत जो भी मतलब सामने होगा आपके स्टूडेंट है जिससे भी जिक्र करेंगे या यहाँ पे पढ़ेंगे तुरंत आपके दिमाग में एक जिक्र घूमना शुरू होगा कि चौथी, पांचवी और छठवीं अवस्था तो हमने पढ़ा ही नहीं, ये कौन सी अवस्था होती है। चौथी अवस्था प्लाज्मा अवस्था होती है। प्लाज्मा स्टेट के बारे में बात करेंगे। प्लाज्मा ये पदार्थ की चौथी अवस्था है, पदार्थ की चौथी अवस्था, ध्यान रखिएगा। किसकी, पदार्थ। प्लाज्मा होता क्या है, देखिए सबसे पहले ध्यान रखिए रक्त की प्लाज्मा से होता है। प्लाज्मा क्या होता है, रक्त प्लाज्मा के बारे में पूर्वी ने बताया था। प्लाज्मा वह होता है जिसमें प्लेटलेट्स और रक्त परमाणु तैरते रहते हैं, ठीक है। कहा जाए आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स तैरते रहते हैं, उसे हम प्लाज्मा कहा जाता है, ठीक है। प्लाज्मा अवस्था के रूप में जानते हैं। प्लाज्मा पूर्वी के अनुसार प्लाज्मा वह अवस्था है जिसमें रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स तैरते रहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ भौतिकी विज्ञान में भौतिक में देखा जाए, भौतिक विज्ञान में रसायन शास्त्र में देखा जाए तो प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था मानी जाती है। प्लाज्मा क्या है, पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें गैसें आयन के रूप में पाई जाती है। प्लाज्मा क्या है, इसके अकॉर्डिंग पदार्थ की वह अवस्था जिसमें गैसें के रूप में पाई जाती है, गैसें आयन के रूप में।
पाई जाती है। ठीक है, पदार्थ की चौथी अवस्था इसमें गैसीय आयन के रूप में पाई जाती है, इसे प्लाज्मा अवस्था कहा जाता है। इस प्लाज्मा के बारे में हम थोड़ा सा बात करना शुरू करेंगे। क्या क्या बात करना शुरू करें इस प्लाज्मा के बारे में? देखिए, संपूर्ण ब्रह्मांड की बात करते हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड, तो ब्रह्मांड का सिर्फ 4% भाग दृश्य, पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड का 4% भाग दृश्य। जब 4% भाग दृश्य है तो 96% भाग होगा वो अदृश्य। इस 4% दृश्य भाग में सर्वाधिक मात्रा में प्लाज्मा अवस्था पाई जाती है। सर्वाधिक प्लाज्मा अवस्था ब्रह्मांड उपस्थित है। संपूर्ण ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में प्लाज्मा अवस्था उपस्थित है। प्लाज्मा क्या गैसों की आयनिक अवस्था होती है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्या बात करना शुरू करेंगे? जो 4% दृश्य सर्वाधिक मात्रा में प्लाज्मा अवस्था पाई जाएगी। इसके अतिरिक्त यह प्लाज्मा अवस्था कहाँ पाई जाती है? मोमबत्ती की लौ, मोमबत्ती की लौ अर्थात मोमबत्ती जो होता है जल वाला मोमबत्ती, ठीक है, इसलिए ज्वालामुखी लौ होता है। ये लौ में ज्वाला जो होती है, ठीक है, इस लौ में मोमबत्ती की लौ में प्लाज्मा अवस्था में जैसे विद्यमान रहती है, प्लाज्मा अवस्था विद्यमान रहती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। मोमबत्ती के अतिरिक्त प्लाज्मा अवस्था कहाँ पर रहती है? सीएफएल बल्ब जो आते हैं, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, पूरा नाम होता है सीएफएल बल्ब। सीएफएल बल्ब में जो गैसें भरी जाती हैं प्लाज्मा अवस्था में भरी जाती है। प्लाज्मा अवस्था का एडवांटेज हो गया। हम बात करें संपूर्ण ब्रह्मांड का। ब्रह्मांड की परिभाषा अब पहले भी पढ़े होंगे। ब्रह्मांड क्या होता है? अस्तित्वमान द्रव्य ऊर्जा के समूह को ब्रह्मांड कहते हैं। अस्तित्वमान द्रव्य ऊर्जा के समूह को ब्रह्मांड कहते हैं। अब बात आती है ब्रह्मांड में ये जो 96% भाग हो गया है, 96% अदृश्य भाग है। इसमें 74% भाग जो डार्क एनर्जी है, डार्क एनर्जी, और 22% भाग डार्क मैटर है। डार्क एनर्जी का मैटर क्या होता है? डार्क एनर्जी वह एनर्जी है, वह ऊर्जा है। डार्क एनर्जी कहा जाता है कि वह एक प्रकार का बल है जो गुरुत्वाकर्षण बल की मदद कार्य करता है। सूर्य है, अन्य पिंड है, चंद्रमा है, पृथ्वी है, तो सब आपस में टकराते नहीं, पहली बात तो यही करते हैं। दूसरी बात, बहुत सारे तारे सूर्य और वस्तुओं को आपस में टकराने से रोकने का काम करता है डार्क एनर्जी। ठीक है, इसी को एक प्रकार का बल की जाए। डार्क मैटर क्या? यह ब्रह्मांड के अस्तित्व के लिए जिम्मेदार मैटर है। ठीक है, 74/96% है, इसके बाद 4% सिर्फ और सिर्फ हम संपूर्ण ब्रह्मांड के 4% भाग को ही हम देख सकते हैं। इस भाग में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी अवस्था पाई जाती है? प्लाज्मा अवस्था। अब इसके बारे में पता किसने लगाया था? अमेरिका के वैज्ञानिक थे डेविड लाइट। डेविड लाइट जो अमेरिका के वैज्ञानिक थे, इन्होंने पता लगाया था कि चौथी अवस्था के बारे में ये पूछेगा, पता लगाया। आज की जितनी बार क्वेश्चन पूछा, सिर्फ और सिर्फ यह पूछा है कि पदार्थ की चौथी अवस्था है कौन सी? पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा अवस्था को ही माना जाता है। ध्यान रखिए इसको। ठीक है, अब बात करना शुरू करते हैं 5वीं अवस्था। देखिए, हम डायरेक्ट चौथी अवस्था का जिक्र क्यों किए? कक्षा 3 से लेकर 13 तक आपको जब अभ्यास पढ़ते चले आते हैं। दूसरा होता है जिसका आकार निश्चित द्रव्य होता है, जिसका आकार अनिश्चित आयतन निश्चित होता है। गैस होता है जिसका धर्म निश्चित होते हैं। ठीक है, आकार निश्चित होता है तो आयतन। इसलिए के बारे में नहीं बताया, तो डायरेक्ट हम प्लाज्मा अवस्था के बारे में बता दिए। तो ठीक है, अब बात करते हैं 5वीं अवस्था, बोस-आइंस्टीन बीईसी कहा जाता है, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। 5वीं अवस्था के बारे में बीईसी के बारे में सबसे पहले किसने पता लगाया था? 1905 में भारतीय सत्येंद्रनाथ बोस, अमेरिका के अल्बर्ट आइंस्टीन ने मिलकर इसके बारे में कॉन्सेप्ट दिया। सत्येंद्रनाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन ने मिलकर इसके बारे में कॉन्सेप्ट दिया। ये वास्तव में बीईसी वह अवस्था है जो ब्लैक होल में विद्यमान है। ब्लैक होल क्या होता है? ब्लैक होल, इसका हिंदी नाम होता है पृथ्वी। जब कोई तारा डेड होता है, अर्थात जब मृत्यु को प्राप्त करता है तारा, जैसे सूर्य मृत्यु की अवस्था को प्राप्त करता है, ठीक है, तो अंतरिक्ष में कह सकते हैं बहुत अधिक घनता सीमित घनत्व वाला स्थान बन जाता है, गहरा स्थान बन जाता है। इसी को हम ब्लैक होल कहते हैं। इसका घनत्व इतना ज़्यादा होता है इससे वो करके प्रकाश को वापस नहीं लौट पाता। ठीक है, तो ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट दिया था एस चंद्रशेखर ने, भारतीय वैज्ञानिक एस चंद्रशेखर। हम ब्लैक होल क्यों बता रहे हैं? एस चंद्रशेखर ने ब्लैक होल कॉन्सेप्ट दिया था, लेकिन यहाँ एस चंद्रशेखर का क्या योगदान है? वास्तव में ब्लैक होल कॉन्सेप्ट देने में और ब्लैक होल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी अवस्था पाई जाती है? बीईसी, बोस-आइंस्टीन। भारत के सत्येंद्रनाथ बोस, अमेरिका के अल्बर्ट आइंस्टीन ने मिलकर के, सत्येंद्रनाथ बोस जो भारतीय मुल्क थे, अमेरिका के अल्बर्ट आइंस्टीन, इन दोनों ने मिलकर इस अवस्था का कॉन्सेप्ट 1905 में दिया। लेकिन यह अवस्था पूरी तरह से सामने आ सकी
आ सके 1995 अर्थात वो आइंस्टीन ना जिंदा थे ना बोस जिंदा थे। इन दोनों की जाने के पश्चात अवस्था को माना गया कि यह सर्वव्यापी ब्लैक होल में विद्यमान है। यह पदार्थ की पांचवी अवस्था है। इसके बाद बात आती है दोस्त छठी अवस्था की। छठी अवस्था है फर्मियान या फर्मियानी कंडेंसेट। फर्मियान ये देखिए अमेरिका के कोलोराडो विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने इसके बारे में पता लगा। कोलोराडो अमेरिका के कोलोराडो विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने इसके बारे में पता लगाया है पदार्थ की छठी अवस्था की होगी। लेकिन अभी सिर्फ लैब तक सीमित था, लैब तक ही सीमित था। क्या कह सकते हैं पूरी तरह से मोस्टली अलावा इसके बारे में यह अवस्था का इसका यूज कहाँ किया जाएगा? इसका यूज किया जाएगा अतिचालक पदार्थ बनाने में, अतिचालक पदार्थ बनाने में। ठीक है, अभी यूज नहीं किया जाएगा, लेकिन भविष्य में यूज किया जाएगा अतिचालक सुपर कंडक्टर बनाने में। अतिचालक पदार्थ का तात्पर्य क्या होता है दोस्त? जैसे सुपर कंडक्टर क्या होते हैं? जैसे आप किसी तार से विद्युत धारा को भेजते हैं, कुछ न कुछ इन्वॉल्व लगा सकते हैं, कुछ न कुछ विद्युत तार में कंज्यूम हो जाती है, खपत हो जाती है। अर्थात कहने का मतलब ये है अगर यहाँ से 100% विद्युत धारा भेजी जा रही है, यहाँ तक जाते हैं तो 50% पहुँचे, 80% पहुँचे या कुछ और कम पहुँचे। तो पूरा 100 का 100%, 100 में 99%, 100 में 98, 95 तक पहुँचाने के लिए यहाँ से पूरा लास्ट तक, ठीक है, पहुँचाने के लिए ऐसे पदार्थ बनाया गया जिससे कर सकते चालकता बहुत ही ज़्यादा और विद्युत और ऊष्मा को तेजी से भेजा जा सके। इसका यूज किया जाएगा तो इसमें फर्मियान का अतिचालक पदार्थ बनाने में अमेरिका वालों ने पता लगाया था। ठीक है, ये 2000 के आसपास इसका पता चला और साथ साथ कह सकते हैं यह लैब तक सीमित अवस्था। पदार्थ की 6 अवस्थाएं हो गई, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, पोस्ट और फर्मियान। तो पदार्थ हम समझा लिए। फिजिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, फिजिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट में पढ़ते हैं द्रव्य ऊर्जा का। जैसे आप द्रव्य ऊर्जा के बारे में सोचेंगे, द्रव्य क्या होता है? जिसमें जो अवस्थाएं है, जिसमें 12 अवस्थाएं कितनी होती हैं? 6 होती हैं। 6 में 3 आप बचपन से जानते चले आए हैं। 4, 5, 6 अवस्थाओं को ध्यान रखेंगे। एग्जाम में आ चुका है, ये भी आ चुका है एग्जाम ये सब, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये 6 अवस्थाएं हो गई। अभी बताया था जिसमें हमने द्रव्य और ऊर्जा करते हैं। ऊर्जा क्या होती है? देखिए फिजिक्स जब हम पढ़ रहे हैं तो ऊर्जा के चैप्टर अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन ऊर्जा के बारे में आप थोड़ा सा ध्यान देना चाहेंगे। ऊर्जा क्या है, एनर्जी क्या है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा के रूप में डिफाइन करते हैं। मान लीजिए आगे चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे, इन्हीं दोनों के बीच संबंधों को फिजिक्स करते हैं। फिजिक्स क्या भौतिक विज्ञान है, भौतिकी कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे द्रव्य और ऊर्जा में रिलेशन। थोड़ा सा बात करेंगे द्रव्य और ऊर्जा में संबंध क्या है। द्रव्य ऊर्जा के संबंधों के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया। आइंस्टीन ने समीकरण बताया। आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण क्या था? E बराबर mc स्क्वायर। कैसे होता है क्या? क्योंकि यदि द्रव्यमान नष्ट होता, यम द्रव्यमान के नष्ट होने पर जो प्रोड्यूस ऊर्जा होगी वह mc स्क्वायर के समतुल्य होगी। अर्थात आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण है, यह कहता है यम द्रव्यमान की खपत होने पर, यम द्रव्य के क्षति होने पर, यम मतलब 5 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 25 ग्राम, 30 ग्राम, जितना भी क्षति हो, ठीक है, जो उत्पन्न ऊर्जा होगी यह mc स्क्वायर के समतुल्य होगी। जहाँ यम पदार्थ के द्रव्यमान को डिनोट करता है, द्रव्यमान आपको नहीं बताया, नहीं बता देंगे। और सी प्रकाश की चाल को डिनोट करता है, सी प्रकाश की चाल को बताता है। सी प्रकाश की चाल है, सी का मान कितना होता है आपको पता होना चाहिए। 3 × 10⁻⁸ मीटर प्रति सेकंड, 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, और साथ साथ इसके बाद हम बात करना शुरू करेंगे क्या, एक बार और ध्यान रखिएगा अच्छे से चीज। एक बार सीजीएल में क्वेश्चन आ चुका है, सीजीएल में जीएस 50 नंबर का आता था 2015-16 तक। जब जीएस 50 नंबर का आता था 20-22 क्वेश्चन साइंस दे दिया करता था। ठीक है, तो साइंस का बोला हुआ, लेकिन अब वर्तमान समय में क्या है, 25 क्वेश्चन दिया जाने के 1-2 क्वेश्चन की जैसे सीजन एग्जाम में आते हैं, 1-2 क्वेश्चन कभी 4-5 क्वेश्चन तक हो जाते हैं। और साथ कर सकते हैं एमपीएस है और स्टोनो है, स्टोनो तो जीएस 50 क्वेश्चन ही आता है। ठीक है, तो देखिए इसके बारे में क्वेश्चन आ गया था कि 1 ग्राम द्रव्यमान की क्षति हो, 1 ग्राम द्रव्यमान नष्ट हो कितनी ऊर्जा नष्ट हो, कितनी ऊर्जा प्रोड्यूस होगी। देखिए 1 ग्राम द्रव्यमान की क्षति पर, अगर 1 ग्राम द्रव्यमान की क्षति होती है तो ऊर्जा कितनी उत्पन्न होगी। देखिए ये हम यहाँ से इस बारे में लेते हैं, धीरे 1 ग्राम रखेंगे, 1 ग्राम को किलोग्राम बदलना होगा, 1000 करेंगे 1/1000 और सी की वैल्यू होती है 3 × 10⁻⁷
पावर है तब स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अर्थात ये देखिए 10 की घात -3 हो जाएगा, ये 3 का 9 हो जाएगा, साथ साथ कह सकते हैं ये 10 की घात 8 गुना 16 हो जाएगा, ठीक। ये हो जाएगा आपका 9 भाई 10 की घात 13 जूल हो जाएगा हमारा जूल, इसलिए कर सकते हैं देखिए 9 कैसे होगा इतना 16, इसको सॉल्व कर सकते हैं आप। इस तरह 1 ग्राम की जगह 5 ग्राम 10 ग्राम 15 ग्राम 20 ग्राम 25 ग्राम की पूछ सकता है कितनी द्रव्यमान छत होने पर कितनी ऊर्जा प्रोड्यूस हो रही है, इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं इसके, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण है E बराबर mc² आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। इसके अतिरिक्त दोस्त क्या बात करना शुरू करेंगे, जब बात आती है आइंस्टीन की, जब जनरल साइंस पढ़ रहे होते हैं तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मतलब आइंस्टीन से मुलाकात ही हो, सारे कॉन्सेप्ट पढ़ना ही पड़े। जनरल साइंस का आइंस्टीन के बारे में द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण पढ़ते हैं, क्लास सापेक्षता सिद्धांत के बारे में सुनते हैं, प्रकाश प्रभाव के बारे में, और इसके अतिरिक्त बहुत ज़्यादा जिक्र नहीं किया गया कहीं आइंस्टीन। हालांकि आइंस्टीन ने बहुत सी महान खोजों के बारे में बताया था कि क्या कर सकते हैं। देखिए आइंस्टीन के 3 खोजें प्रमुख है, पहला है क्या द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। सेकंड जो है प्रकाश वैद्युत प्रभाव, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, और थर्ड जो है सापेक्षता सिद्धांत, सापेक्षता सिद्धांत। आइंस्टीन के 3 महान खोजें हैं, इन 3 महान खोज में कह सकते हैं आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किसके लिए दिया गया था, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए। ये क्वेश्चन यूपीएससी में पहली बार आया था, यूपीएससी में आया, ठीक है। उसका तो कह सकते हैं यूपी के कई एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका था, यहाँ तक एसएससी में एक बार क्वेश्चन आ चुका था कि आइंस्टीन का जो कह सकते हैं नोबेल पुरस्कार दिया गया किस खोज के लिए दिया है, किस खोज के लिए दिया गया था, प्रकाश वैद्युत प्रभाव को पता लगाने के लिए, व्याख्या करने के लिए। लेकिन अगर ये पूछ लेता आइंस्टीन का सबसे महान खोज क्या है, तो आइंस्टीन की सबसे महान खोज है सापेक्षता का सिद्धांत। सापेक्षता का सिद्धांत लेकिन उस समय लोग समझ नहीं पाए थे, रिलेटिव थ्योरी जो है उस समय लोग समझ नहीं पाए थे, इसलिए सापेक्षता का सिद्धांत जो महान खोज होने के बाद उसमें ना समझ पाने की वजह से तो इन्हें नोबेल पुरस्कार जो प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज के लिए दिया गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, और रिलेटिव थ्योरी और द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, ये तीनों आप ध्यान रखेंगे। क्यों दिया गया नोबेल पुरस्कार, प्रकाश वैद्युत प्रभाव का पता लगाने के लिए, व्याख्या करने के लिए। तो फिजिक्स की बेसिक कॉन्सेप्ट में इन चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब क्या बात करते हैं द्रव्य और ऊर्जा का अध्ययन ही फिजिक्स का, द्रव्य के बारे में थोड़ा बहुत बता दिया, ऊर्जा के बारे में बता दिया, और फिर हमने अतिरिक्त चीज़ें जोड़ दिया आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, और साथ साथ ये बताया कि द्रव्यमान नष्ट होने पर कितनी ऊर्जा प्रोड्यूस होती है, और साथ साथ आइंस्टीन पे पूछा यहाँ पर बार बार क्वेश्चन है, अभी 2017 में ये क्वेश्चन आना था, इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इस पर फिजिक्स का परंपरागत चैप्टर पढ़ना शुरू करने से मापन हो गया, मापन पढ़ते हैं दूसरा चैप्टर, गति पढ़ते हैं, गति समीकरण करते हैं नियम, ठीक। इस तरह से बल और ऊर्जा, इस तरह से स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते हैं। फिर इसका बेसिक कॉन्सेप्ट यही था, और साथ साथ ऐसे कुछ ऑनलाइन क्वेश्चन भी आते रहते हैं फिजिक्स से, ठीक है, जो दैनिक जीवन में विज्ञान का हम उपयोग करते हैं, और इसमें कर सकते हैं बहुत सी चीज़ें, जैसे हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं दिख रही हैं, जैसे बल्ब हो गया, पंखा हो गया, मोबाइल हो गया, ठीक है, कीबोर्ड हो गया, मार्कर हो गया, ठीक, मार्कर से प्रैक्टिस लिख रहे हैं, बोर्ड पर क्यों टिक रहा है, इन सब के बारे में दैनिक व्यवहारिक जीवन में इतनी सारी चीज़ों का हम यूज करते हैं, कहीं कहीं विज्ञान का ही कैसे उपयोग करते रहते हैं, इससे कुछ न कुछ क्वेश्चन टेकअप होते रहते हैं, ठीक। फिजिक्स का परिचय थोड़ा सा हो गया, ठीक। चलिए दोस्तों बात करना शुरू करते हैं केमिस्ट्री रासायनिक विज्ञान के बारे में, थोड़ा सा इसका भी परिचय देख लेते हैं, रासायनिक विज्ञान एंड केमिस्ट्री। केमिस्ट्री रासायनिक विज्ञान क्या है, इसके उत्पत्ति कहाँ से इसका सिद्धांत निकाला गया है। केमिस्ट्री शब्द की सबसे पहले उत्पत्ति कीमिया शब्द से होता है, कीमिया, इसका शाब्दिक अर्थ होता है काली मिट्टी या काला रंग, काली मिट्टी या काला, ध्यान रखिएगा। मोस्टली बुकों में काली मिट्टी लिखा मिलता है, लिखा जाएगा काला रंग लिखा मिलेगा, ठीक है। कीमिया से केमिटेक्निक शब्द बनता है, केमिटेक्निक से केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति होती है। केमिस्ट्री के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है, विकास में सर्वाधिक योगदान मिस्र और अरब देश, मिस्र और अरब देशों का सर्वाधिक योगदान है, ध्यान रखिएगा। इसके विकास में सर्वाधिक योगदान मिस्र और अरब देशों का, ये दोनों के दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। इसके बारे में केमिस्ट्री परिभाषा में थोड़ी देर बातें बताया। केमिस्ट्री क्या विज्ञान की शाखा है, इसके अंतर्गत पदार्थ के संगठन, संरचना, गुणधर्म और उनमें होने वाली क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। परिभाषा का आपको थोड़ा सा भूल रहा होगा, ध्यान रखिएगा। क्या होता है विज्ञान की शाखा, जिसके अंतर्गत पदार्थ के संगठन, संरचना, गुणधर्म
और साथ साथ इसमें होने वाली क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। पदार्थ के संगठन, संरचना, गुणधर्म और उनमें होने वाली क्रियाओं का अध्ययन की केमिस्ट्री रसायन विज्ञान का होता है। ये परिभाषा कहीं पूछेगा नहीं। केमिस्ट्री की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, कीमिया से विकास कहाँ हुआ था, इसका विकास हुआ था, ठीक है। और साथ साथ कर सकते हैं इसीलिए किस प्रकार देश केमिस्ट्री की जननी माना जाता है। केमिस्ट्री के अध्ययन को प्रारंभ में केमिस्ट्री बोला जाता है, लेकिन वर्तमान कर सकते हैं केमिस्ट्री से बोला जाता है, ठीक है। रसायन विज्ञान या रसायन शास्त्र में इसको डिफाइन करते हैं, ठीक। अब इसके बाद बात करना शुरू करते हैं कि केमिस्ट्री में, हाँ, भारत में अगर देखा जाए मार्क्स पढ़ाते के समय, ठीक है, अगर सोसाइटी के रूप में बात किया जाए तो हमारे यहाँ पहले सभ्यता के तहत माना गया था प्रत्येक दुनिया की प्रत्येक वस्तु लेकर 5 चीज़ों से मिलकर के बनी हुई है, ठीक है, 5 वस्तुओं से मिलकर के बनी है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट धीरे धीरे होता कहीं ना कहीं गलत होता चला गया। तो महर्षि पराशर का क्या कॉन्सेप्ट था, महर्षि पराशर इन्होंने क्या कॉन्सेप्ट दिया कि पदार्थ जो होता है, पदार्थ का द्रव्य जो होता है वो कणों से मिलकर के बना होता है। इन कणों को हम कहते हैं कि हम परमाणु कहते हैं, ठीक है। 424 शताब्दी ईसा पूर्व इनका कॉन्सेप्ट था कि केमिस्ट्री के तहत हम पदार्थों का भी अध्ययन करते हैं, संगठन, संरचना, गुणधर्म। पदार्थ क्या होता है, जो स्थान के इसमें भाग भी पहले वाले में बात किया है। पदार्थ कणों से मिलकर के बना होता है। इन कणों को किस नाम से, परमाणु के नाम से जानते हैं। परमाणु से मिलकर सबसे पहले किसने किया, महर्षि पराशर। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, ध्यान रखिएगा। महर्षि पराशर परमाणु शब्द का सबसे पहले यूज करने वाले महर्षि पराशर, ठीक है। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व की बात किया जाए 400 एडी, ठीक है। यूनान वालों ने इसी परमाणु को एटम शब्द यूज किया था। एटम शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, यूनान वासी। और एटम का जो कॉन्सेप्ट था वो परमाणु का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। एटम और परमाणु का कॉन्सेप्ट दोनों सेम है। ये कॉन्सेप्ट सदियों से चलता चला आया। 1808 में जॉन डाल्टन जो ब्रिटेन के वैज्ञानिक थे, इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया अपना परमाणुवाद दिया। डाल्टन के परमाणुवाद के अनुसार, डाल्टन का परमाणुवाद क्या था, प्रत्येक पदार्थ जो है छोटे छोटे कणों से लेकर बना है, जिसे हम परमाणु कहते हैं। और ये परमाणु अविभाज्य और शाश्वत है। परमाणु क्या, अविभाज्य और शाश्वत है, ठीक है। डाल्टन के अनुसार परमाणु अविभाज्य और शाश्वत है, अविभाज्य और शाश्वत। अविभाज्य का मतलब होता है जो जिसे विभाजित ना कर सके और छोटे छोटे कणों में तोड़ ना सके। और शाश्वत का मतलब ये होता है जो कभी नष्ट ना हो। लेकिन ये कर सके काफी लंबे समय तक मेहमान नहीं है। 1897 में जाकर के 1897 में जाकर के जब इलेक्ट्रॉन की खोज हो जाती है तो इनका सिद्धांत अमान्य हो जाता है। इनका सिद्धांत अमान्य हो गया तब यह माना गया केमिस्ट्री में पदार्थ जो होता है, पदार्थ जो स्थान के देश में भार हो वह अणुओं से मिलकर बना होता है। अणु किससे मिलकर बनती है, परमाणु से, ठीक है। और परमाणु के अंदर जो 3 मूल कण माने जाते हैं, 3 मूल कण कौन कौन है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इन्हें परमाणु के मूल कण कहते हैं, ध्यान रखिए। पदार्थ क्या होता है, जो स्थान के देश में भार हो उसे हम पदार्थ कहते हैं। अणु को कैसे डिफाइन किया केमिस्ट्री में, पदार्थ का वो छोटा से छोटा कण स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है परंतु रासायनिक प्रक्रिया में भाग नहीं लेगा। पदार्थ का वो छोटा से छोटा कण स्वतंत्र रहेगा, रिएक्शन में भाग नहीं लेगा, ठीक है, रिएक्शन में भाग नहीं होगा। परमाणु के बारे में बात करना शुरू करेंगे। पदार्थ का वो छोटा से छोटा कण स्वतंत्र नहीं रह सकता, स्वतंत्र नहीं रह सकता, लेकिन रिएक्शन में भाग लेगा, ठीक है। स्वतंत्र नहीं रहेगा, रिएक्शन में भाग लेगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा। पदार्थ क्या है, जो स्थान के देश में भार हो। अणु क्या होते हैं, पदार्थ का वह छोटा से छोटा कण स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, रासायनिक प्रक्रिया में भाग नहीं लेता। परमाणु के बारे में बात करें कि पदार्थ का वह छोटा छोटा कण या अणुओं के अंदर आने वाला कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता परंतु रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेता है, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे परमाणु किससे मिलकर बना, 3 मूल कणों से मिलकर बना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से। जितनी भी चीजें बताया है केमिस्ट्री में दोस्त ये ध्यान रखिए कि इस पे कहीं ना कहीं क्वेश्चन पेपर होते रहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ अन्य चीजों के बारे में कि पदार्थ के प्रकार कितने होते हैं, कितने प्रकार से पदार्थ को डिवाइड किया गया। पदार्थ की अवस्था यहाँ पढ़ चुके हैं, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, रासायनिक विज्ञान। जो हमने फिजिक्स में कॉन्सेप्ट बताया है वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी अप्लाई होगा। 6 अवस्थाएं ही मानी जाती है, ठीक है। इसके बाद बात करना शुरू करते हैं आगे। पदार्थ के प्रकार के बारे में बात करना शुरू करें। प्रकार कितने होते हैं, ठीक है। जब प्रकार की बात आती है टाइप्स, ठीक है, कितने प्रकार के डिवाइड कर सकते हैं इसको, 3 प्रकार से डिवाइड करते हैं पदार्थ को। पहला तत्व होता है, दूसरा
दूसरा क्या यौगिक होता है, ठीक, और तीसरा मिश्रित होता है। तत्व यौगिक और मिश्रित, ध्यान रखिएगा। तत्व क्या होते हैं? जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, एक ही प्रकार के परमाणु से। एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने पदार्थ तत्व कहलाते हैं। ध्यान रखिए, तत्व क्या होते हैं? एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, काट कर किसी भी से अलग नहीं किया जा सकता, वे विभिन्न गुणों के पदार्थों में से कन्वर्ट नहीं कर सकते। जैसे बात किया सोडियम का, आयरन का बात कर लिया, ठीक है, हाइड्रोजन का बात कर लिया, ऑक्सीजन का बात कर लिया, सब के सब तत्व कहलाते हैं। सोडियम का इतना बड़ा खंड है, चाहे इतने खंडों में कर दिया, सभी भौतिक और रासायनिक और संरचनाएं सबसे समान होंगी, ठीक है। इसलिए इसको तत्व की परिभाषा ये दी गई है, तत्व वे होते हैं जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। बात आती है यौगिक के कंपाउंड की। यौगिक या कंपाउंड, तत्व का एलिमेंट होगा इंग्लिश, ठीक। इस तत्व पे कुछ क्वेश्चन और मेंशन कर देना चाहते हैं दोस्त अभी। ऐसे कुछ क्वेश्चन व्यवहारिक जीवन में उठकर के सामने आते हैं कि मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता तत्व जो है ऑक्सीजन है। ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक मात्रा में तत्व जो मानव शरीर में पाया जाता है ऑक्सीजन है, ठीक है। इस पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाए तो भी ऑक्सीजन है, लेकिन मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? ठीक है, देखिए इसी तत्व को तीन कैटेगरी कैटेगराइज करते हैं। कौन सी कैटेगरी होगी? पहला होगा धातु, दूसरा होगा धातु, और तीसरा होगा उपधातु या मिश्र धातु। मिश्र धातु, धातु धातु या उपधातु, ठीक। धातु और धातु, ठीक है। धातु क्या होते हैं? इनकी परिभाषा हम आगे बताएंगे। जो धातु चमक और तार के रूप में खींच सके, तो इतने पर आघात वर्धनीय हो, ठीक है, आघात वर्धनीय हो कह सकते हैं। विद्युत ऊष्मा के सुचालक, ये सब सामान्य गुण हैं जो धातु को डिफाइन करते हैं। जैसे तार बना सके, विद्युत ऊष्मा के सुचालक को पीटने पर फैले धातु होंगे। इसकी अपोजिट कैटेगरी होगी, जैसे ऑक्सीजन नाइट्रोजन में तार नहीं बना सकते हैं, विद्युत ऊष्मा के सुचालक नहीं होते हैं, पीटने पर फैल नहीं सकते हैं, धातु पर। तो धातु कौन होती है? जिसमें दोनों कैरेक्टर पाए जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इससे आगे अच्छे से हम डिफाइन करेंगे। अभी से तत्व ध्यान रखेंगे। तत्व क्या होते हैं? जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, तत्व कहते हैं। तत्व कितनी कैटेगरी डिवाइड किए? तीन कैटेगरी में, धातु, धातु और उपधातु। इस पर कुछ क्वेश्चन बनाना है, क्वेश्चन उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक है। यौगिक क्या होता है? दो या दो से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाने पर, दो या दो से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाने पर, दो या दो से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाएंगे तो यौगिक का निर्माण होता है। जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ठीक है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को निश्चित अनुपात में अगर मिलाते हैं तो निर्माण होता है जल का, H2O का निर्माण होता है, ठीक है, जल का। लेकिन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात कितना कितना होता है? अगर परमाणुओं के अनुसार देखेंगे, इसका अनुपात 2 का, इसका अनुपात 1 होता है। यहाँ O2 पहले 2 अनुपात 1, यहाँ से अनुपात देखेंगे, हाइड्रोजन का 2 है और ऑक्सीजन का 1 है, ठीक है। हाइड्रोजन 2 अनुपात में है और ऑक्सीजन किस अनुपात में है? 1 अनुपात 2 अनुपात है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात पूछ रहे थे, 2 अनुपात 1 अनुपात, ठीक है। परमाणु के अनुसार, भार के अनुसार जब बात करेंगे तो जाहिर सी बात है भार 1 होंगे तो 8 होगा, ध्यान रखिएगा, अनुपात 8 हो जाएगा भार के अनुसार। और जब बात करेंगे आयतन के अनुसार तो यह 1 होगा और 3 होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक। तो यह हम बता रहे थे कि वास्तव में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाएंगे, यौगिक बनेगा। यौगिक जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाया, जल बना। जल क्या है? जल एक यौगिक है, ठीक है। और जल यौगिक होने के साथ साथ ध्यान रखिएगा क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात नहीं आता, ठीक है। इसमें 3 क्वेश्चन लेकर होते हैं एग्जाम में कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है जल में, वो भार के अनुसार कितना है, परमाणुओं के अनुसार कितना है और साथ साथ आयतन के अनुसार कितना है, ठीक है। भार के अनुसार बात करेंगे अनुपात 8 होगा, परमाणुओं के अनुसार 2 अनुपात 1 आपको दिख रहा है, और आयतन के अनुसार जो होगा 3 अनुपात 1 होगा, ठीक है। 3 अनुपात 1 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 3 रहेगा और ऑक्सीजन 1 रहेगा, ठीक है। इसको भी लिख देते हैं अच्छे से, चलिए। देखिए दोस्त, बात करते जल के बारे में, H2O इसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात। जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात भार के अनुसार है, भार के अगर भार के अनुसार बात करेगा तो हाइड्रोजन सबसे पहले लिखा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बाद में लिखा, ठीक है। तो हाइड्रोजन अनुपात ऑक्सीजन, H2O नहीं लिखा पहले, तो यह 1 अनुपात 8 हो जाएगा,
रखिएगा, क्या ये पूछते थे होगा। आयतन के अनुसार बात करेंगे, आयतन के अनुसार यह 3 अनुपात है, हाइड्रोजन 3 होंगे, ऑक्सीजन 1 होगा। और परमाणु के अनुसार देखेंगे तो 2 अनुपात है 1 होगा। मतलब देखिए स्टूडेंट यहाँ लिखा है तो हाइड्रोजन के कितने परमाणु यूज हो रहे हैं 2 और ऑक्सीजन के 1। देखिए इसी और बता देना चाहते हैं केमिस्ट्री पढ़ते समय, जैसे हाइड्रोजन को H2 लिखा जाता है, ऑक्सीजन को O2 लिखा जाता है, लेकिन सोडियम को Na लिखते हैं, ठीक है, आयरन को Na लिखते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो अकेले रहते हैं तो अक्रिय अवस्था, मतलब अकेले रहते हैं बहुत अधिक क्रियाशील होते हैं, अकेले रहते हैं बहुत अधिक क्रियाशील होते हैं, अर्थात किसी से ना किसी से क्रिया करने की टेंडेंसी रखते हैं, अस्थायी अवस्था में रहते हैं अकेले रहने पर। इसीलिए यह जो है आपस में ही क्रिया करते हैं, 2 परमाणु 3 परमाणु नहीं 4 परमाणु एक साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। इसे कैसे समझेंगे? यहाँ हाइड्रोजन के एक अणु में हाइड्रोजन के 2 परमाणु के ध्यान रखिएगा, यहाँ ऑक्सीजन के एक अणु में ऑक्सीजन के 2 परमाणु। अगर हाइड्रोजन को खाली ऐसे लिखा जाए तो हाइड्रोजन का एक रासायनिक परमाणु होगा, लेकिन यह सब जो कंबाइन होकर हमेशा H2 भी आगे बनाए जाते हैं। इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन के एक अणु में हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? 2। इस तरह ऑक्सीजन के एक अणु में ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं। यहाँ सोडियम के बारे में बात करेंगे, सोडियम के एक अणु में सोडियम का एक ही परमाणु है। आयरन के बारे में बात करेंगे तो आयरन के एक अणु में आयरन का एक ही परमाणु है। इस तरह पी कोड लिखा जाता है, फास्फोरस को पी कोड लिखते हैं। इसका सेंस हुआ कि फास्फोरस के एक अणु में फास्फोरस के 4 परमाणु विद्यमान हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री के बारे में। तब तो क्या है यौगिक क्या मिश्रण का मिश्रण इसी को बता देते हैं। 2 या 2 से अधिक तत्वों या यौगिकों को अनिश्चित अनुपात में किसी भी अनुपात में डालेंगे मिश्रण बन जाएगा। अनुपात निश्चित ना हो तो मिश्रण बनेगा, ठीक है। मिश्रण को 2 तरीके से बांटेंगे, ठीक है। जो बिना नामों से देख सकते हैं उसे विषमांगी मिश्रण कहेंगे, जो बिना नामों से नहीं देख सकते उसे समांगी मिश्रण। जैसे नमक और पानी बोल दिया गया तो समांगी मिश्रण का एग्जाम्पल होगा, और अगर कह सकते हैं नमक और चीनी मिला दिया है तो विषमांगी मिश्रण का होगा, बालू पानी मिला दिया है विषमांगी मिश्रण के अनुच्छेद के बारे में बात करना शुरू करते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए दोस्त एक चीज और ध्यान रखिएगा, मिश्रण अनुच्छेद, ठीक है। इसमें क्वेश्चन टेकअप होता है क्या कि मिश्रण पैदा करने की विधियां जो है, मतलब जैसे रावाकरण होता है, क्रिस्टलीकरण होता है, ऐसे बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जहाँ से क्वेश्चन को कुछ ना कुछ आते रहते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे अब तक तो क्या है यौगिक क्या है मिश्रण क्या है, इनके बारे में अच्छे से डिटेल में आगे हम बता देंगे आपको। तो केमिस्ट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट है, कुछ चीज़ों के बारे में हमने जाना, ठीक। और साथ साथ आगे कुछ और बताते हैं। चलिए दोस्त देखना शुरू करते हैं कि अभी तक मैंने बताया कि आपको तत्व बताया, ठीक, यौगिक के बारे में बताया और मिश्रण के बारे में बताया। थोड़ा बहुत ध्यान रखिएगा, इनके बारे में तरह से वीडियो बना के डाल देंगे। तत्वों के बारे में आगे बढ़ते रहेंगे, यौगिक के बारे में भी कौन कौन से यौगिक दैनिक जीवन में कौन कौन सी चीज़ों का यूज करते हैं, और मिश्रण के बारे में हम पढ़ेंगे आगे। मिश्रण के बारे में इनकी पृथक्करण की विधियां पढ़ना ही होगा, क्योंकि हर एग्जाम में से क्वेश्चन टेकअप होते रहते हैं, ठीक है। अब बात करना शुरू करते हैं इसी परमाणु संरचना की तरफ। थोड़ी देर बाद मैंने लिखा था जो पदार्थ हैं वो किससे मिलते बने, अणुओं से, अणु किससे मिलते बने, परमाणु से, और परमाणु किससे मिलते बने, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। इसको डिफाइन किया था, इसको भी डिफाइन किया, इसको। यहाँ बात आती है परमाणु संरचना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की व्यवस्था कैसे होती है। इस व्यवस्था को पढ़ने के लिए हम पढ़ेंगे परमाणु संरचना। परमाणु संरचना जो कह सकते हैं जैसे केमिस्ट्री का विकास होता चला गया, उससे 8वीं शताब्दी जो थी वह कह सकते हैं जो काल 8वीं शताब्दी का काल केमिस्ट्री का सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। सबसे ज़्यादा विकास केमिस्ट्री का 8वीं शताब्दी में हुआ। रदरफोर्ड साहब आए, रदरफोर्ड साहब को केमिस्ट्री का आधुनिक रसायन का जनक माना जाता है, ठीक है। और साथ साथ कह सकते हैं चीज़ ध्यान रखिएगा यहाँ पे, जब परमाणु संरचना की बात होती है तो इसमें बात आती है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे व्यवस्थित होते हैं। सबसे पहले परमाणु मॉडल जो दिया है इलेक्ट्रॉन संरचना, देखिए और ध्यान रखेंगे। हाँ, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन थोड़ा सा बता देते हैं, तब परमाणु संरचना की तरफ चलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करना शुरू करेंगे। खोज करता है इसने खोज किया, इलेक्ट्रॉन की खोज जे जे थॉमसन ने किया,
जे थॉमसन कहीं कहीं लिखा जाता है, कहीं कहीं थॉमसन लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा। इसकी खोज 1897 में जे थॉमसन ने किया था, ठीक है। और साथ साथ द्रव्यमान की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, ठीक है, 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। और इसके आवेश के बारे में बात करेंगे, आवेश इस पर ऋण आवेश होता है, ऋण आवेश अर्थात 1.6 × 10⁻19 कूलम का ऋण आवेश पाया जाता है, कूलम, ठीक, ऋण आवेश पाया था, ठीक। और साथ इसके प्रतीक कैसे, प्रतीक मतलब डिनोट कैसे करते हैं, -1 0 लिखेंगे, या खाली खाली लिखेंगे, या -1 बीटा 0 लिखेंगे। ये इलेक्ट्रॉन का प्रतीक है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के बारे में ध्यान रखेंगे। सबसे पहले कोई 1897 इलेक्ट्रॉन की होती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की कोशिश नहीं किया था, चलिए ट्रांसफर नहीं किया था, ठीक। और साथ किस माध्यम से किया था, किस माध्यम से किया था, इसके बारे में भी बात करना शुरू करते हैं। बात आती है प्रोटॉन की। प्रोटॉन के बारे में पढ़ना शुरू करें, खोज करता है कौन, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ठीक। और इनमें से प्रोटॉन की खोज 1919 में किया है, ध्यान रखिए। कहीं कहीं गोल्ड स्टीक को माना जाता है, 60% लोग रदरफोर्ड को ही मानते हैं। द्रव्यमान के बारे में बात आती है 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम का द्रव्यमान होता है, आवेश 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है, ठीक है। इसका आवेश होता है धनावेश, पॉजिटिव आवेश पाया जाता है, ठीक। और साथ इसका प्रतीक क्या होता है, P होता है, या 1P1 होता है, या 1H1 होता है, या प्रोटॉन का सिंबल हो गया। इससे प्रोटॉन के बारे में आपको नहीं पढ़ना, ठीक है। अब बात आती है न्यूट्रॉन की। जब न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे तो जाहिर सी बात, जेम्स चैडविक इससे खोज करता है। जेम्स चैडविक 1931 में इसकी खोज होती है। सबसे लास्ट में खोजा जाने वाला जो मूल कण था वह कौन सा, न्यूट्रॉन था, 1931 में खोजा जाता है, ठीक है। और इसका जो द्रव्यमान होता है प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है, 27 किलोग्राम, ध्यान रखेंगे। और साथ साथ इससे कोई आवेश नहीं होता, उदासीन कण होता है, ना धन होता है ना ऋण होता है, ठीक है। कोई आवेश नहीं पाया जाता। और साथ साथ इसका सिंबल 0 या 1 या खाली खाली लिखा जाता है, 0 ध्यान रखेंगे। कुछ लोग इलेक्ट्रॉन को लिखते समय से एक और माइनस लिखते हैं, जो सरासर गलत है। ई खाली है तो ऐसे लिखा जाएगा, या तो -1 0 लिखा जाएगा, ये कि नेगेटिव चार्ज का ध्यान रखेंगे। इसका भी बात करना शुरू करेंगे। ये तो गया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में। इसको आप नोट कर लीजिएगा कि पदार्थ के मूल कण से खोज करता है, इसका द्रव्यमान कितना था। एक बार इस एग्जाम में इसका द्रव्यमान जो था हमने पूछ लिया था 0.0055 AMU क्या होता है, जो केमिस्ट्री पढ़े वो जानते होंगे। एटॉमिक मास में परमाणु द्रव्यमान था, इसके बारे में चीज पढ़ाते समय मापन चैप्टर पढ़ाएंगे तो हम बता देंगे। AMU, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। और साथ साथ कर सकते हैं आगे बात करना शुरू करते हैं परमाणु संरचना के बारे में। परमाणु संरचना क्या है, चलिए देखते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन थोड़ा बहुत आप ध्यान रखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ना शुरू करते हैं। परमाणु संरचना के बारे में बात करें, सबसे पहले परमाणु संरचना किसने दिया था, थॉमसन या थॉमसन ने। ये थॉमसन जो नाम लिखा था थॉमसन, ठीक है। ये थॉमसन ने कौन सा मॉडल दिया, परमाणु का तरबोई मॉडल दिया था। चलिए यहाँ पर लिखते हैं थॉमसन का परमाणु, ठीक है। थॉमसन का परमाणु मॉडल कहा जाएगा, परमाणु का तरबोई मॉडल कहा जाएगा, परमाणु का तरबोई मॉडल। इन्होंने जब इलेक्ट्रॉन की खोज कर लिया थॉमसन ने, इन्होंने बताया कि वास्तव में जो इलेक्ट्रॉन होता है, ये परमाणु होता है, तरबूज की तरह होता है, धनावेशित भाग नीचे धनावेशित लेयर आता है, उसमें जैसे कहीं कहीं के तरबूज में बीज धंसे होते हैं, ठीक है, बड़े बड़े तरबूज की बात कर रहा हूँ, ठीक है, उस तरह से इलेक्ट्रॉन धंसे जाते हैं। परमाणु का तरबूज मॉडल था। कुछ दिनों तक इनकी संरचना को सही मानी गई, वास्तव में इलेक्ट्रॉन ऐसे ड्रॉ किए जाते होंगे जैसे तरबूज में बीज रखे जाते हैं, ठीक है। क्योंकि इन्होंने सबसे पहले इस मॉडल की बात किया था, इसलिए कह सकते हैं थॉमसन का जो परमाणु मॉडल है, तरबूज मॉडल को पढ़ते हैं। परमाणु का तरबूज मॉडल किसने किया था, जे थॉमसन ने किया था, ठीक। इसके अतिरिक्त और क्या बात करना शुरू करेंगे, कुछ अन्य चीजों को जानना शुरू करते हैं। परमाणु का तरबूज मॉडल के बाद देखिए, जब रदरफोर्ड जी आए, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को किस नाम से हम जानते हैं, परमाणु का नाभिकीय मॉडल, परमाणु का नाभिकीय मॉडल। यहाँ नाभिकीय का मतलब क्या है, नाभिकीय मॉडल, ठीक है। देखिए रदरफोर्ड का थॉमसन का परमाणु मॉडल 1897 में जहाँ आता है, वैसे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल 1911 में आया था। 1911 में कैसे आया था इनका परमाणु मॉडल, 1911 के बाद ही आएगा, क्योंकि 1911 में नाभिक की खोज कर दिया था इन्होंने, ठीक है।
नाभिकीय मॉडल में इन्होंने बताया कि परमाणु जो होता है उसका संपूर्ण द्रव्यमान और समय धनावेश से छोटे से केंद्र में केंद्रित रहता है, धनावेशित होता है, ठीक है, और साथ साथ जैसे नाभिक कहते हैं। और नाभिक प्रोटॉन का पता है बाद में लगाएंगे। इलेक्ट्रॉन किनारे किनारे घूमता रहता है और नाभिक में कह सकते हैं प्रोटॉन पाया जाता है, नाभिक धनावेशित होता है। इतना शुरू पता है, बाद में प्रोटॉन का पता है, इस तरह से, ठीक है। चलिए आगे देखना कुछ अन्य चीजों के बारे में। तो परमाणु का नाभिकीय मॉडल किसने लिया? रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड के बाद आते हैं नील्स बोर साहब। नील्स बोर की जब बात आती है, इन्होंने भी अपना परमाणु मॉडल दिया, कक्षाओं की व्याख्या कर दिया कि एलिमेंट जो कक्षाएं होती है परमाणु नाभिक की चारों बता रहा आपको। इस पर सोमरफेल्ड लिखा है। अगर इन दोनों लोगों को आप नहीं जानते हैं, सोमरफेल्ड आए, नील्स बोर आए, सोमरफेल्ड आए, फिर श्रोडिंगर का परमाणु मॉडल आया, श्रोडिंगर, ठीक है, श्रोडिंगर का परमाणु मॉडल, इसे परमाणु का आधुनिक मॉडल कहते हैं, परमाणु मॉडल, ठीक। ये 1897 के आसपास हमने शुरू किया था। नील्स बोर उसके बाद आएंगे, सोमरफेल्ड उसके बाद आएंगे, श्रोडिंगर का परमाणु मॉडल जो था यह आधुनिक परमाणु मॉडल माना जाता है। इसके अनुसार जो परमाणु की व्यवस्था होती है दोस्तों, बार अच्छे से देखिएगा। परमाणु नाभिक में परमाणु नाभिक में धनावेशित पदार्थ प्रोटॉन पाया जाता है, प्रोटॉन के साथ उदासीन पर न्यूट्रॉन होता है। इसके नाभिक के चारों ओर त्रिविमीय कक्षाएं होती है। त्रिविमीय मतलब परमाणु का नाभिक हो गया, तो इसकी चारों कक्षाएं, कोई कक्षा ऐसे रहेगी, कोई ऐसे रहेगी, कोई ऐसे, 3 डायमेंशन कक्षाएं पाई जाएंगी। उन कक्षाओं को हम के या एम अक्षरों से डिनोट करते हैं, अर्थात टी हो गया, एल हो गया, एम हो गया, एन हो गया। इस तरह की संख्या मैक्सिमम 7 हो सकती है, मैक्सिमम 7 से ज़्यादा कक्षाएं नहीं हो सकती हैं। यह बात किसी ने कक्षाओं के बारे में बताया, किसी ने ऑर्बिटल के बारे में बताया, लेकिन कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सस्ती में यहाँ तक क्वेश्चन गए हैं कि परमाणु का तत्वीय मॉडल किसने दिया, परमाणु का नाभिकीय मॉडल किसने दिया। इसलिए सोलह हम यहाँ तक बताया, इसके आगे भी बता सकते हैं, लेकिन कोई काम का नहीं है, कमिटी की बाकी खाने का। ये जनरल साइंस आपको पढ़ना है, 22 मिनट तक साइंस है, वहाँ तक आपका काम चल जाएगा। मोस्टली आपका फोकस है पेट, अर्थात पीडी जो एग्जाम होने वाला है वह फोकस है। इसके अतिरिक्त वीडियो का एग्जाम होगा, क्वेश्चन एग्जाम होंगे, यहाँ सबसे इतने से काम चल जाएगा। चलिए लौटते हैं टॉपिक की तरफ। जो परमाणु मॉडल था, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में पाए जाएंगे। प्रोटॉन धनावेशित होता है, इसमें कोई चार्ज नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन किनारे किनारे घूम रहा होता है, इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में किनारे किनारे घूम रहा होता है। यह परमाणु का जो श्रोडिंगर का परमाणु मॉडल है, परमाणु का जो आधुनिक मॉडल है उसका कॉन्सेप्ट है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ रहेंगे? न्यूक्लियस में, किनारे किनारे कौन घूम रहा होता है? इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है। इलेक्ट्रॉन किसमें घूमता है? कक्षाओं में। कक्षाओं में क्या कहते हैं? शेल कहा जाता है, शेल कहा जाए कक्षा, ठीक है, कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, ठीक है। अब इस तरह में कर सकते हैं उससे ऐसा सेल कैसे होंगे, कोष के अंदर, कोष कैसे होंगे, कोष के अंदर ऑर्बिटल कैसे होंगे, उनका भी कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, ठीक है। तो ये बात कर सकते हैं। सबसे पहले ये ध्यान रखना होगा कि नाभिकीय कण, देखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को संयुक्त रूप से हम एक नाम देते हैं, उसका नाम होता है न्यूक्लियन। न्यूक्लियन, न्यूक्लियस में पाए जाने की वजह से न्यूक्लियन के रूप में भी डिफाइन किया जाता है। न्यूक्लियन की जब कभी बात होगी तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन ही समझिएगा, इलेक्ट्रॉन किनारे किनारे घूम रहा है, ठीक है। इसके अतिरिक्त एक चीज अभी हम छोड़े हुए यहाँ पे थोड़ा सा, परमाणु संरचना हो गई, अर्थात नाभिक हो गया। हाँ, नाभिक के बारे में थोड़ा सा बताया था हमने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में, क्लासेस देख लीजिए। इस पे क्वेश्चन क्या क्या डेटा होते हैं जब हम बात करना शुरू करेंगे नाभिक के बारे में। चलिए, नाभिक या न्यूक्लियस, ठीक। न्यूक्लियस के बारे में बात करना शुरू करते हैं, कम पड़ रही है। परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान समधनावेश से केंद्र में सूक्ष्म स्थान में केंद्रित होता है। सूक्ष्म स्थान में, बहुत सूक्ष्म स्थान में, इसकी कल्पना कैसे कर सकते हैं? एक फुटबॉल का जो 50 मीटर त्रिज्या का मैदान है, फुटबॉल का मैदान, उसमें एक पिंड रख दिया, लाल पिंड रख दिया, दिखाई नहीं देगा दूर से। यहाँ फुटबॉल के 50 मीटर त्रिज्या के मैदान में मारकर फेंक देंगे तो शायद ही दिखाई देगा 50 मीटर बम के पास से, ठीक है। फुटबॉल के मैदान में पिंड रखा है, उतना छोटा, अगर फुटबॉल के मैदान में इतना बड़ा परमाणु है तो पिंड जैसा उसका नाभिक होता है। अर्थात नाभिक जो है संपूर्ण द्रव्यमान समधनावेश को केंद्रित करता है, परमाणु के केंद्र में स्थित होता है, ठीक है। इसके बारे में पता किसने लगाया? खोज करता है, कौन थे? रदरफोर्ड खोज करता है, रदरफोर्ड, ठीक। ये ध्यान रखिएगा। किस सन में खोजा था? 1911 में रदरफोर्ड ने इसके बारे में पता लगाया। किस माध्यम से खोजा था? अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग माध्यम से। ये क्या होता है इसको बता देंगे। अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, तो केमिस्ट्री में पढ़े होंगे वो जानते होंगे अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग क्या था। तो रदरफोर्ड ने
नाभिक का पता लगाया, किस माध्यम से पता लगाया, अनुपात प्रकीर्णन प्रयोग के माध्यम से न्यूक्लियस का पता लगाया, ठीक है। और साथ में न्यूक्लियस क्या होता है, परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान समस्त धनावेश उसके केंद्र में इकट्ठा रहता है, उसी को हम न्यूक्लियस या नाभिक कहते हैं। इसकी त्रिज्या कितनी होती है, नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है, 10⁻12 सेंटीमीटर की फुट की होती है, जबकि परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है, 10⁻8 सेंटीमीटर की फुट की होती है। यही सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में पूछे, नाभिक के बारे में, न्यूक्लियस के बारे में, कुछ करता कौन थे, माध्यम क्या था, कितनी त्रिज्या होती है, परमाणु की कितनी नाभिक की होती है। ये त्रिज्या नाभिक की है, त्रिज्या परमाणु की है, ध्यान रखिएगा। और साथ में नाभिक क्या होता है, तो परमाणु संरचना में परमाणु की व्यवस्था कैसे होती है, इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे, प्रोटॉन क्या होंगे, न्यूट्रॉन कहाँ होंगे। अभी जब चैप्टर शुरू करेंगे परमाणु संरचना, तो हम एक बार इनका फिर से पोस्टमार्टम करते हुए आगे बढ़ेंगे, ताकि वो स्टेप बाय स्टेप नोट बनाना आसान है। केमिस्ट्री का सामान्य परिचय हो गया। इसके बारे में हमें बात करना परमाणु संरचना में। परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, परमाणु भार क्या होता है, द्रव्यमान संख्या क्या होता है। जैसे हम 11 यानी 23 लेते हैं, ठीक है, जो मान लीजिए केमिस्ट्री पढ़े हुए हैं या हाई स्कूल में केमिस्ट्री अच्छे से पढ़े, उनके लिए दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन जो लोग मान लीजिए हाई स्कूल में साइंस अच्छे ध्यान दीजिए, जिनको टीटी का एग्जाम देना, टेस्ट पेपर चढ़ देना है, 11 यानी 23 ऐसे लिखा है, सीबीएसई बोर्ड वाले इसको 11 यानी 23 को 23 तरह में देते हैं, तो ज़्यादा सी बात कंफ्यूजन होती है बच्चों को कि 11 में 23 ऐसे, इसमें अंतर क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन संख्या, प्रोटॉन संख्या, न्यूट्रॉन संख्या कैसे हम मेंशन करेंगे, कैसे निकालेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में बात करना शुरू करते हैं अभी थोड़ी देर बाद। लेकिन यह था केमिस्ट्री का सामान्य परिचय। चलिए थोड़ा सा बायो का भी सामान्य परिचय देख लेते हैं। बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान, विज्ञान की शाखा इसके अंदर जीव जंतु और वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है। जीव जंतु और वनस्पति, विज्ञान की शाखा इसके अंदर जीव जंतु और वनस्पतियों का अध्ययन किया जाए, उसे हम जीव विज्ञान के रूप में डिफाइन करते हैं। इसके बाद सबसे पहले पता किसने लगा था, अरस्तु ने जीव विज्ञान के बारे में खोज करना शुरू किया था अरस्तु ने, इसलिए अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक माना जाता है, ठीक है। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक मानते हैं। सब सत्य ध्यान रखिएगा, जीव विज्ञान को दो भागों में करके बांट दिया है, दो भागों में बांटा जो पहला क्या था, अगले करता है जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी क्या होता है, जंतु विज्ञान अर्थात इसके तहत जंतुओं का विशेष अध्ययन किया जाएगा, और बॉटनी क्या होता है, वनस्पति विज्ञान, जिसके अंतर्गत वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है। जंतु विज्ञान का हिस्टोरिया एनिमिलियम, हिस्टोरिया एनिमिलियम नाम पुस्तक लिखा था, हिस्टोरिया एनिमिलियम नाम पुस्तक इसने लिखा था अरस्तु ने। हिस्टोरिया एनिमिलियम नाम पुस्तक लिखा था अरस्तु ने जंतु विज्ञान का, इसलिए इसमें कह सकते हैं 500 जंतुओं का लगभग समावेश किया, 500 जंतुओं के बारे में उसने कुछ जानकारियाँ दिया, इसलिए अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। इसके बाद थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहते हैं। क्यों थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहते हैं, क्योंकि एक पुस्तक आई थी हिस्टोरिया प्लेंटारम, हिस्टोरिया प्लेंटारम, हिस्टोरिया प्लेंटारम पुस्तक किसने लिखा, थियोफ्रेस्टस ने। इसमें 500 वनस्पतियों का अध्ययन किया, 500 पौधों का अध्ययन किया गया लगभग, ठीक है। इसीलिए कह सकते हैं थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का अध्ययन कहा जाता है, तो सामान्य परिचय की बात है, ठीक है। इसके अतिरिक्त जिनेरा प्लेंटारम भी पुस्तक आई थी, और साथ साथ फिलोसफिया बॉटनिका, ये सब पुस्तक भी कह सकते हैं कहीं कहीं वनस्पति विज्ञान का भी लिखे हैं। सबके लेखक कौन है, इसके पहले ने लिखा था, इस पर अरस्तु ने लिखा, किसको, थियोफ्रेस्टस ने लिखा, ये सब भी बताया, ठीक है। अभी सामान्य परिचय जान लीजिए। जीव जंतु जो है और वनस्पतियां, जंतुओं और वनस्पतियों दो भागों में बांटा किसने था, कैरोलस लिनियस एक वैज्ञानिक थे, कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस सबसे पहले जो है द्विजगत अवधारणा, द्विजगत अवधारणा का प्रतिपादन किया। द्विजगत अवधारणा क्या था, द्विजगत अवधारणा का था कि वास्तव में सभी जो जीव जंतु हैं, जीवों को अलग कर दिया जाए, वनस्पतियों को अलग कर दिया जाए, ठीक है। जीवों और वनस्पतियों को अलग करने संबंधी अवधारणा जो था कैरोलस लिनियस ने दिया था, ठीक है। इसलिए कैरोलस लिनियस को कह सकते हैं वर्गीकरण विज्ञान का पिता कहा जाता है, टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, वर्गीकरण का जनक या वर्गीकरण विज्ञान के जो पिता हैं वो कौन है, कैरोलस लिनियस। ध्यान रखिएगा,
कैरोलस लिनियस को वर्गीकरण विज्ञान का जनक कहा जाता है। सबसे पहले वर्गीकरण इन्होंने भी किया था, इसीलिए वर्गीकरण विज्ञान में कैरोलस लिनियस को माना जाता है। इसको आप ध्यान रखिए। ठीक, इसके बाद बात करते हैं क्या कैरोलस लिनियस की जो अवधारणा थी वही चली आ रही है। बाद में पंच जगत अवधारणा है, पंच जगत अवधारणा सारे क्वेश्चन हम रखते चलिएगा। कुछ ऐसे क्वेश्चन बताया पूछे पंच जगत अवधारणा 5 किंगडम की होती है। 5 किंगडम कौन बनाए गए थे? मोनेरा, प्रतिष्ठा, कवक, और विचार। ठीक, सबसे पहले था मोनेरा, दूसरा था प्रतिष्ठा, तीसरा था कवक, चौथा था पादप और पांचवा था विचार। क्या पंचजगत अवधारणा किसने दिया था? कैरोलस लिनियस को द्विजगत अवधारणा के लिए जनक थे आर.एच. व्हिटकर। व्हिटेकर कहीं कहीं लिखा है व्हिटेकर, ठीक है, व्हिटेकर भी समझाया, ध्यान रखिएगा। आर.एच. व्हिटकर ने पंचजगत अवधारणा दिया था। पंचजगत अवधारणा के जनक हम आर.एच. व्हिटकर को हम मानते हैं। मोनेरा क्या है, प्रतिष्ठा क्या है, कवक क्या है, पादप क्या है, जनक, ये 5 चीजें क्या है। ऐसे पादप और जनक आप अच्छे जानते हैं। वनस्पतियां कवक क्या होते हैं? ऐसे पादप होते हैं जिनमें प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं। ठीक है, मोनेरा क्या होता है? सबसे आधुनिक जो मोनेरा होते हैं जिनमें कह सकते हैं कि सिंगल कोशिकाएं, मतलब एक कोशिकीय जीव होते हैं जिनमें केंद्रक का विकास नहीं होता। फिर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती है। प्रतिष्ठा क्या होते हैं? ये भी आधुनिक जीव से कुछ श्रेणी में आते हैं, लेकिन इनमें कोशिकाएं जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं इनमें यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती है। सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, कोशिकाओं की जो कैटेगरी होती है प्रोकैरियोटिक सिर्फ मोनेरा में पाई जाती है। बाकी सभी चारों में यूकैरियोटिक कोशिकाएं के बारे में बात करना शुरू करेंगे। दोस्तों बायो का सामान्य परिचय, इस तरह से हम बायो को लेकर चलेंगे। अब दोस्तों जितना हमने साइंस पढ़ा है जनरल क्वेश्चन सुनिए। जैसे इसी में आगे सबसे पहला चैप्टर पढ़ना शुरू करते हैं वर्गीकरण के पश्चात कि जो है हमारा यह कोशिका सेल के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। सेल की कोशिका क्या होते हैं, सेल का पावर हाउस क्या होता है, कोशिका पावर हाउस क्या है, कोशिका का मस्तिष्क क्या है, कोशिका का पुलिस किसे कहते हैं। जनरल क्वेश्चन तो चैप्टरों से निकल के आते हैं। तो व्यावहारिक जीवन में क्या क्वेश्चन आते हैं निकल करके, केमिस्ट्री का व्यावहारिक जीवन में क्या क्वेश्चन निकल करके आता है। जैसे आपसे कोई पूछे कि आप दैनिक जीवन में शीतल का यूज करते हैं, इसमें कौन सा अम्ल होता है, ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि जो नमकीन की पैकेट आते हैं उसमें कौन सी गैस भरी होती है, नाइट्रोजन भरी होती है। शीतल में यूज करते हैं उसमें कार्बनिक अम्ल भरा होता है, ठीक है। और साथ साथ क्या है, सोडा वाटर होता है, इसका मिश्रण होता है, भापमदार गैस क्या होती है। ये सब बहुत सारे क्वेश्चन तो दैनिक जीवन में कहीं कहीं आते रहते हैं। इस तरह बायो से बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि मनुष्य के आंसू होते हैं, लार होते हैं, लार की मात्रा कितनी होती है, आंसू में कौन से एंजाइम होते हैं, पसीना होता है, उससे स्वाद कैसा होता है, पीएच मान कैसा होता है। तो पीएच मान पूछ लेगा तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन हो जाएगा, पसीने के बारे में पूछेगा, इंटरनेट निकल के आता है तो जाहिर सी बात है श्वेत ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, पसीने की मात्रा कब ज़्यादा होती है कब कम होती है। ये सब के सारे के सारे क्वेश्चन कहीं कहीं हमारे आते हैं, ठीक है। और इसी तरह से फिजिक्स में बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं नीचे में। ऐसे कर दिया जाए कि जल का त्रिक बिंदु क्या है, ठीक है, जल का त्रिक बिंदु क्या होता है, कितने डिग्री सेंटीग्रेड, और ठोस द्रव गैस जिस ताप पर ठोस द्रव गैस तीन अवस्था में पाया जाएगा तो त्रिक बिंदु होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, ठीक है। और साथ साथ कुछ जैसे भौतिक परिवर्तन क्या है, रासायनिक परिवर्तन क्या है, दूसरे तरीके बनना कौन से परिवर्तन है, फिर केमिस्ट्री दोनों में आ जाए क्वेश्चन। बल्ब का जलना, बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है, सिलेंडर में कौन गैस भरी होती है, ठीक है। और साथ साथ जो आपका इसमें एलईडी यूज कर रहा है इसमें क्या कैसे ध्यान पे काम करेगा, ट्यूबलाइट या बाइकरी किस सिद्धांत पे काम करें, पौधा खोल जो जाते हैं वह जो है श्वसन के लिए कौन सी गैस का यूज करते हैं। साथ साथ आप जो अस्पतालों में सिलेंडर दी जाती है ऑक्सीजन के, उसमें कौन कौन सी गैस भरी होती है। तो ऑक्सीजन रेडियम होता है 85-15 के रेशियो में होता है, ठीक है, श्वास के लिए जो सिलेंडर दिया जाता है। और साथ साथ पौधा खोल जो होते हैं उसमें नाइट्रोजन सिलेंडर का यूज करते हैं। क्वेश्चन जैसा हर जगह लोग ये रखते थे कि ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण होता है 85-15 जो अस्पतालों में यूज करते हैं और होता है खोलों को भी दिया जाता है। नहीं दोस्त ये ध्यान रखिएगा हीलियम और हॉस्पिटल में यूज होगा। और साथ साथ ऑक्सीजन के साथ कुछ मात्रा नाइट्रोजन रखी जाती है जिसमें तो रहेगा ही रहेगा, ये होता है को यूज करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बड़ी सीख प्रैक्टिस करने देखा था किसी एग्जाम में आते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन है जो दैनिक जीवन विज्ञान से संबंधित हैं। तो अब 10-15-20 मिनट में आप सारे और क्वेश्चन हम इस तरह से नोट कर सकते हैं, मैं बता सकता हूँ आपको, ठीक है। तो अभी इसको देखिएगा वीडियो को, आगे जो वीडियो बनेगी साइंस पर उसको अच्छे से कंटेस्ट कीजिएगा और नोट बनाते रहिएगा। तब तक के लिए